वेलकम बैक स्टूडेंट। मैं राहुल जैन, फिजिक्स लेक्चरर कुछामन सिटी से। आज फिर आगे बढ़ते हैं। जनरल फिजिक्स के तौर पे लेते हैं आइसोटॉप्स के बारे में, समस्थानिक के बारे में, और यहां से भी आपको जनरल के तौर पर क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं इसके बारे में समझने के लिए मेरी एक बात को अच्छे से सुनना। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम नहीं रहती। ज्यादातर ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि वो अल्फा बीटा क्या करेंगे, गामा का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, और जो अल्फा बीटा गामा का क्या करेंगे, उत्सर्जन करेंगे, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। ये अपने शरीर के लिए या किसी भी इंपैक्ट के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। लेकिन साइंस ने इस नुकसान की चीज की जगह अब एक इसका अच्छी चीजें निकाल के लेकर आए। देखो, हर अच्छी में एक मतलब हर बुरी में एक अच्छी चीज तो होती है। नुकसानदायक जरूर है, लेकिन इसका इलाज के तौर पे कुछ नई चीजें सामने लेके आए, और वही होता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। नाभिक रिएक्टर का आपने नाम सुना होगा, परमाणु भट्टी। एक ऐसी भट्टी जिसके अंदर विद्युत उत्पादन किया जाता है। ज्यादातर जो लाइट बनती है ना, वो इसी के माध्यम से बनती है। नाभिक के विखंडन की सहायता से ये रिएक्शन करवाई जाती है, और इसीलिए कहा जाता है कि परमाणु भट्टी का जो उपयोग होता है ना, वो किसके लिए किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, या फिर उत्पादन किया जाता है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। ये क्या है रेडियो एक्टिव समस्थानिक? ये वो एलिमेंट है जिसकी सहायता से अपन कुछ लाइलाज जो बीमारियां हैं उनको दूर करते हैं। कैसे? देखिए, ये समस्थानिक तैयार किए जाते हैं, और आपको ज्यादातर पढ़ा भी होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, इसका मिक्सिंग कर देते हैं। तो आपको मिक्सिंग नहीं करना है। कैसे? देखिए, कोबाल्ट 160 होता है, ठीक है, कोबाल्ट 160 होता है, वो कैंसर के उपचार में के लिए जाता है, काम में लिया जाता है। ये देखो, ध्यान रखना, रेडियो एक्टिव डेंजर है, लेकिन ये बनाया जाता है किसके इलाज के लिए? कैंसर के इलाज के लिए। इनसे उपचार संभव है, और इसके आने से कैंसर जैसे रोग को क्या किया गया, दूर किया गया। तो कोबाल्ट 60 का उपयोग जो गामा रे की उपस्थिति में तैयार किया जाता है, तो वो तैयार किया गया कोबाल्ट 60। तो आपसे पूछा जाता है कोबाल्ट 60 को किसके लिए उपयोग में लिया जाता है? कैंसर के इलाज में उपयोग में लिया जाता है। और एक और चीज, गले की जो थायराइड ग्रंथि आजकल तो लगभग खत्म सी हो गई, फिर भी कई जगह ये प्रॉब्लम है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, थायराइड ग्रंथि में जो प्रॉब्लम आती है, गलगंड वाला रोग होता है, तो वो वाला, तो उसको भी उसने क्या किया, दूर किया। तो आयोडीन 131, ये पूछा जा सकता है, आयोडीन 131 किसके उपचार में काम में लिया जाता है? तो थायराइड के उपचार के लिए इसको क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो देखिए आई कितनी अच्छी चीजें अपने हाथ लगी। हालांकि रेडियो एक्टिव से काफी ज्यादा आपको दिक्कत है। ये दिक्कत कैसे है? जब इसको बनाया जाता है तो कुछ अपशिष्ट बनता है, कचरा बच जाता है। उस कचरे का निदान पूरे भारत में कहीं नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है। फिर क्या होता है, इस कचरे को कहां फेंकते हैं? ये समुद्रों में फेंक देते हैं, और समुद्र में वो कचरा अल्फा बीटा गामा के तौर पर रेडिएशन छोड़ता है, और वो रेडिएशन जलीय जीव जंतुओं के लिए बड़ा क्या रहता है, डेंजर होता है, काफी नुकसानदायक होता है। तो उनके जीवन को क्या करता है, प्रभावित करता है। और इनकी जो उम्र होती है ना, आपको बता दूं, इनकी उम्र जो होती है ना, जैसे आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा, इसकी उम्र लगभग 10⁹ वर्ष में है। जैसे अपना 10⁹ वर्ष है 100, अपन 100 साल जीते हैं, तो वो भी कंप्लीट नहीं है। तो देखिए, यूरेनियम का 10⁹ वर्ष है, तब तक वो धरती पर रह सकता है। 100 ग्राम चीज लोगे ना, तो उसका अर्ध आयुकाल होता है 10⁹ वर्ष के तौर पर। मतलब 100 ग्राम को 50 ग्राम होने पर कितना वर्ष, कितना समय लगेगा? 10⁹ वर्ष। अपने लिए तो अनंत हो गया, काफी ज्यादा हो गया। तो मतलब बहुत ज्यादा इनका जो ये होता है ना, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सरकार इन पे बैन भी लगाती है, लेकिन वो जो कचरा है उसका जो सोल्यूशन है, उसका जरूर सोल्यूशन कोई निकल जाए, तब जाकर ये बेनिफिट पे रहेगा। नहीं तो यही जो ना, इन्हीं से कैंसर जैसी बीमारियां फैलती है, लेकिन इलाज भी इन्हीं से क्या है, संभव है। अपशिष्ट का अगर अपन सब वैज्ञानिक अगर इसका इलाज निकाल लेंगे, तो मैं कहता हूं ये सबसे बेस्ट चीज अपने हाथ लग चुकी है। फिर है सोडियम 24, ये समस्थानिक होता है, ध्यान रखना। उसका यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ब्लड जो अपना शरीर है उसमें कहीं ब्लड में उसका थक्का जम गया, तो उसका पता लगाते हैं कि कहीं ब्लड रुक तो नहीं गया। उसकी सर्कुलेशन को सही जांच करने के लिए इस सोडियम को ब्लड के साथ मिलाकर क्या किया जाता है, टेस्टिंग की जाती है। तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 को क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि ज्यादातर बच्चों को याद रहता है, लेकिन वो फिर भी गलती करते हैं, कैसे? कार्बन 14, यूरेनियम 235, सबको पता है। ये जीवाश्म की आयु का निर्धारण करने के लिए इसको क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। मतलब जो पुरानी चीजें होती है ना, उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए इसको क्या लिया जाता है, पता लगाया जाता है, कार्बन 14। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो ये पता नहीं है कि सजीव और निर्जीव में दिक्कत कर जाते हैं। ध्यान ना, जो ये कार्बन 14 आता है ना,
ये जंतु और पौधे मतलब सजीवों के लिए क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। और यूरेनियम 235 ये लिया जाता है आपकी किसी चट्टान मतलब निर्जीव चीजों के लिए इसको क्या लिया जाता है, उसकी आयु का पता लगाने के लिए इसका उपयोग में लिया जाता है। जैसे चंद्रमा पर जो मिट्टी लेकर आए धरती के ऊपर, तो वो मिट्टी कितनी साल पुरानी निकली, वो निकल के आई लगभग, मैं लिख देता हूं 4.6 10⁹ वर्ष, इतनी वर्ष पुरानी है। और ये है ना पृथ्वी की आयु है, अगर पृथ्वी की आयु है तो ये कैलकुलेशन से निकलती। फिलहाल आपको उसमें नहीं जाना, केवल याद रखना है जो चंद्रमा से मिट्टी लेके आए तो इस यूरेनियम 235 की सहायता से उसकी आयु का पता लगाया गया, तो कितनी साल पुरानी है वो मिट्टी, तो कितनी निकल के आई 4.6 × 10⁹ वर्ष। और ये जो टाइम है ना ये पृथ्वी की आयु है, इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रमा है ना पृथ्वी, यानी जो चंद्रमा का जो हिस्सा है वो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है, उसी से ये टूटकर वहां पर ये बना है। क्योंकि दोनों की आयु क्या है, सेम है, इसलिए जीवाश्म का यानी पुरानी जो चट्टान है उसकी आयु का पता लगाने के लिए इसको क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। और एग्जाम में ये पूछा जा सकता है पृथ्वी की आयु का निर्धारण या चंद्रमा की आयु का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है, तो यूरेनियम 235। ध्यान रखना यूरेनियम 235 परमाणु भट्टी के तौर पर एक ईंधन भी है, ध्यान रखना परमाणु भट्टी के तौर पर एक ईंधन भी है। और एक और चीज, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 पर जो 3 दिन 9 अगस्त और 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे, उसमें जो ईंधन के तौर पर रेडियो एक्टिव नाभिक को यूज में लिया गया था वो यूरेनियम 235 ही था, यही था वो ईंधन, यही थी वो डेंजर चीज जिसकी वजह से वहां पर ये दिक्कत आई थी। जो परमाणु बम गिराया गया था, और उसमें आपसे पूछ सकता है कि उस परमाणु जो बम था उसमें फ्यूल के तौर पर, ईंधन के तौर पर कौन से नाभिक को उपयोग में लिया था, तो यूरेनियम 235 था। दूसरा एक चीज और समझना, ये गाइगर मिलर जो काउंटर होता है ये क्या चीज होती है, ये एक डिवाइस होती है। ये क्या होती है, एक डिवाइस होती है जिसकी सहायता से रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं ना उनकी ये सक्रियता, उनकी उपस्थिति का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये ऐसी मशीन क्या है और ये क्या जनरल साइंस का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। कैसे, जैसे क्या होता है कई बार बड़ी लाइन जो होती है, जैसे अभी एक लाइन जा रही है तो गैस की लाइन जाएगी, वो गुजरात से होते हुए बॉम्बे की ओर निकलेगी, राइट, और पूरी पाइपलाइन है उसमें गैस निकलेगी, गैस वहां से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाएगी। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट इतनी बड़ी लाइन, अब सपोज मानिए वो कहीं से लीकेज हो गई, क्या हो गई, लीकेज हो गई, तो क्या लगता है वो लीकेज कैसे पता लगाएंगे, क्या हर जगह खोदते चले चलाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, हर जगह खोदेंगे। तो वहां क्या होता है, ये जो डिवाइस है इसका यूज लेंगे। वहां क्या होता है, किसी भी रेडियो एक्टिव नाभिक को उस पाइप में डालेंगे और दोनों तरफ से पैक कर देंगे, बंद कर देंगे। अब इस डिवाइस को लेकर हेलीकॉप्टर के माध्यम से उस जो पाइपलाइन है उसके ऊपर ऊपर चलेंगे, तो ये क्या होगा, जो अपने रेडियो एक्टिव नाभिक उस पाइप में डाल दिया है वो रेडियो एक्टिव नाभिक क्या, वो रेडियो एक्टिव नाभिक अल्फा बीटा गामा के रूप में किरणों को छोड़ेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव नाभिक वही होते हैं जो अल्फा बीटा गामा किरणों को उत्सर्जित करते हैं। तो वो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव नाभिक अल्फा बीटा गामा निकालेगा, और कहां से निकालेगा, जहां से लीकेज है, और लीकेज है तो वो रेडिएशन हमेशा निकलती रहेगी। तो वो जो मशीन लेके जाएंगे ये गाइगर मिलर काउंटर, ये मशीन जहां उस पाइपलाइन के ऊपर से गुजारेंगे, हेलीकॉप्टर से रास्ते होते हुए निकल जाएंगे, और जहां पर ये रेडिएशन मिलेगी वहां पर अपन को पता लग जाएगा कि यहाँ अगर रेडिएशन निकल रही है तो वहां पर वो क्या कर देंगे, घेरा कर देंगे, और खोदने में पता चलेगा कि इधर से कोई दूसरी पाइपलाइन जा रही है, मतलब चोरी हो रही है। तो ज्यादातर लोग जो चोरी करते हैं वो उनका पता लगाया जाता है कि तेल की लीकेज हो रही है कोई, तो उसको इस डिवाइस की सहायता से क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। गाइगर मिलर काउंटर एक डिवाइस होता है, और एक रेडियो एक्टिव जो होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की उपस्थिति और उस कितने समय तक वो रह सकता है, ये कितनी उम्र है, इसकी सक्रियता की क्या दी जाती है, जांच की जाती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। गाइगर मिलर ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है। आगे चलते हैं। सबसे मजेदार चीज सभी बच्चों को याद रहती है, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। मेरी कहानी को अच्छे से समझना ताकि आपको ये प्रॉब्लम्स ना करें, ठीक है। परमाणु बम सबको याद रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाइड्रोजन बम सबको याद रहता है, लेकिन कंफ्यूज कहां होते हैं, दोनों में क्या प्रोसेसर है। अब सुनना अच्छे से, हाइड्रोजन जो परमाणु बम होता है ना, एटम बम जिसको अपन ज्यादातर बोलते हैं, वो क्या होता है, एक नाभिक होता है, वो नाभिक क्या करता है, टूटता है। जैसे ही बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है ना, तो एक एनर्जी को इमिट करता है, और वो इस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पूरी अर्थ की सिस्टम को बदल सकती है, पूरा मतलब एक हिस्से को वो डैमेज कर सकती है। तो इतनी एनर्जी निकलती है परमाणु बम से, और ये चीज तो हिरोशिमा और नागासाकी से पूछ सकते हैं। आज भी वहां पर ये प्रॉब्लम्स, मतलब उस जगह जो आज से 50-60 साल पहले ये घटना घटी थी, उस घटना का आज भी वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। दूसरी बड़ी चीज,
ये टूटने से बनता है, और ये भाई साहब हाइड्रोजन बम ये जुड़ने से बनता है। इसमें छोटे छोटे परमाणु मिलकर क्या करते हैं, एक बड़े नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, जिसको प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर कहते हैं, 4 हाइड्रोजन बनकर ये इस बम का निर्माण करते हैं। अब काम की बात क्या है, ये टूटने से बनता है, ये जुड़ने से, ये नाभिक के टूटने से बनता है, ये नाभिक के जुड़ने से बनता है। तो परमाणु जो बम है वो नाभिक के विखंडन से बनता है, और हाइड्रोजन बम नाभिक के जुड़ने से बनता है, इसलिए इसका नाम संलयन और इसका नाम क्या रखा गया, विखंडन रखा गया। अब दूसरी बड़ी चीज, दोनों में डेंजर कौन सा है, डेंजर है ये हाइड्रोजन बम। कितना डेंजर है, लगभग 7 मल्टीपल 7 गुना ज्यादा क्या है, डेंजर है कौन से वाला, हाइड्रोजन बम। किसकी तुलना में, परमाणु बम की तुलना में। क्या इसको धरती पर बना लिया गया, नहीं, अभी लगभग 2026 तक का टारगेट रखा है, और उसमें भी कम से कम 22 देशों का योगदान है। 22 देशों के साइंटिस्ट मिलकर इसको अनुमानना लगा रहे हैं कि 2026 तक अपना हाइड्रोजन बम धरती पर बना लेंगे। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको रिएक्शन कराने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, सूर्य की सतह पर जितना ताप होता है उतने ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए इसको कहते हैं कि ये धरती पर बनाना थोड़ा सा असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक इसके पीछे लगे हुए, क्योंकि 2 स्टेप आगे की रिएक्शन करवाकर इस यहां तक पहुंचेंगे। और वो कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आप प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर को, अगर आप समझो साइंस के बच्चे हो तो समझ गए होंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर की सहायता से ये बन सकता है। लेकिन फिलहाल आपसे आप पूछे कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एनर्जी के हिसाब से, तो कौन सा है, हाइड्रोजन बम। दूसरी बड़ी चीज, सूर्य जो ऊर्जा का इमिट करता है, सूर्य रेगुलर जो ऊर्जा को इमिट करता है, उसका कारण भी इस नाभिकीय संलयन को माना गया है, क्योंकि नाभिकीय संलयन से ही अपार ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली, या तारों से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तो उससे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण आपसे पूछे तो किसको माना जाएगा, नाभिकीय संलयन। अगर ये धरती पर पॉसिबल हो गई, नाभिकीय ये हाइड्रोजन बम अगर धरती पर बना लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखना, विद्युत ऊर्जा की जो प्रॉब्लम्स है वो लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये इसका 7 गुना क्या है, ज्यादा मल्टीपल है, ज्यादा अच्छा है। लेकिन इसको स्टार्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो बहुत बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हो गया तो यह परमाणु बम से क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज, इससे मानव जाति पर नुकसान है, क्योंकि परमाणु बम भी एक डेंजर जोन में रहता है, और अब जब ये चीज बन गई तो ये अपने लिए भी काफी क्या है, नुकसानदायक है। तो ध्यान रखना, इंसान के लिए बड़ा नुकसानदायक है, लेकिन इसको सही यूज करें, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम को अगर सही यूज करें तो अपन इससे क्या बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। किसमें, परमाणु भट्टी में। और परमाणु भट्टी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के तहत क्या करवाई जाती है, विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसमें और भी अपन चर्चा करेंगे, फिलहाल हमने एक छोटा सा पॉइंट बताया ताकि इससे जुड़ी हुई चीजें आपको पता लग जाए। और इसी भट्टी में इनको तैयार किया जाता है। तो नाभिकीय भट्टी का यूज किसमें आता है, तो आपको बताना है, विद्युत ऊर्जा बनाने में, और किसमें, रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने में इसको क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं जो मैंने ये चीजें आपको बताई, ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, इनको क्या कोडिंग से जोड़े। कोबाल्ट 60 में क्या है, जैसे ये कोबाल्ट है 60 है, बस 0 करता हूं 60 हो गया। आयोडीन में 131 देखते हैं, आयोडीन, और आयोडीन किसके लिए है, थोड़ा सा लॉजिक हो गया ना, कोबाल्ट 60, आयोडीन समझाते हैं, आयोडीन की नमक वाला, और थायराइड ग्रंथि के लिए। तो ऐसे कोडिंग में जोड़ने की क्या करें, कोशिश करें। यूरेनियम, और ये जैसे आपसे इसको कैसे याद रखें, कार्बन 14 को, यूरेनियम 235 को कैसे याद रखें, मुझे बताइए। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किससे होता है, यूरेनियम से। और यूरेनियम को कैसे याद रखोगे, यूरेनियम पृथ्वी की सिस्टम को बिगाड़ सकता है, ये याद रखो। यूरेनियम अपना देखो, यूरेनियम से याद कैसे रखो, यूरेनियम पृथ्वी के सिस्टम तक को बिगाड़ सकता है, पृथ्वी को हिला सकता है, इतना खतरनाक चीज होता है। इसलिए इसको जोड़ लो, क्योंकि पृथ्वी से आपसे पूछे तो पृथ्वी की आयु किससे होती है, जब भी आयु आता है तो ये दोनों आना चाहिए, लेकिन जब पृथ्वी आता है तो आपको यूरेनियम 235 का ध्यान रखना है। और ये जो कार्बन 14 है, वो अपने जो जीव जंतु होते हैं, ये जीवाश्म ईंधन होता है, ये पुराने कंकाल होते हैं, उनकी आयु का पता लगाने के लिए क्या लिया जाता है, कार्बन 14 को क्या लिया जाता है, उपयोग में लिया जाता है। अगर किसी ये चीजें कैसे होती है, ये तो साइंस वाले की चीजें होती है, लेकिन फिलहाल आपको इतना तो अच्छे से पता होना चाहिए कि ये आइसोटोप्स दैनिक जीवन में क्या लिए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं तब तक। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीजें है ना, आपको बार बार एक दूसरे को बतानी होगी, तभी आपको अच्छे से क्या होगी, याद होगी। मैं और ऐसे क्वेश्चन और ऐसे पॉइंट आपको अच्छे से बताता रहूंगा, और आपको वो एग्जाम में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे।